हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम इन्फिनेटिव में कुछ आगे भी देखेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं, लेकिन उसी में कुछ और भी चीज़ें हम देखेंगे। कुछ उसमें एडिशनल चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो कुछ और भी चीज़ें उसमें जोड़ी जाती हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें भी जब आती हैं, जब ये वर्ब आते हैं, इनके बाद जब कोई इन्फिनेटिव यूज करते हैं, देखिएगा जब इनके बाद कोई इंफिनिटिव यूज होता है, मैंने क्या लिखा है, नो, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, टीच, वंडर, थिंग, फॉरगेट, लर्न, इनके बाद जब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग भी करते हैं, इनके बाद अगर कोई इंफिनिटिव हम यूज कर रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार क्वेश्चन वर्ड का भी यूज करते हैं। यानी कि जिसको हम WH फैमिली के वर्ड जो होते हैं, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब चीजें, तो इनका भी प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे अगर हम कहें कि जैसे मैंने लिखा, सुनीता एक कार चलाना जानती है, उसी तरह से और भी सेंटेंस है। जैसे तीन सेंटेंस देखिए, हिंदी वाक्य को देखिए, लिखा है, सुनिएगा, लिखा है कि सुनीता एक कार चलाना जानती है। कौन? कौन? सुनीता। ये आपका सब्जेक्ट है। वर्ब इसमें क्या है? वर्ब क्या है? जानती है, यानी कि नो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही नोज। अब आगे लिखा है वो क्या जानती है? क्या जानती है? एक कार चलाना। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में अगर कोई वर्ब है तो या तो इंफिनिटिव बनेगा या तो आपका वो जेरंड बनेगा। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये हम यहाँ पे या तो इंफिनिटिव बनाए या तो जेरंड। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने बताया कि कुछ वर्ब के बाद से इंफिनिटिव भी लगता है, इंफिनिटिव लगता है, और कुछ वर्ब के बाद से जेरंड का यूज होता है, कुछ वर्ब के बाद दोनों यूज होता है। लेकिन ये जो वर्ब है ये थोड़ा अलग तरह का है, यहाँ पे हम दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा है, सुनीता एक कार चलाना जानती है। कार चलाना मतलब क्या? कार चलाने का तरीका जानती है। कार चलाना जानती है मतलब कार चलाने का तरीका जानती है कि कैसे चलाया जाता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से अगर कहा जाए कि
मैं चित्र बनाना जानता हूं, तो मैं चित्र बनाना नहीं, मैं चित्र बनाने का तरीका जानता हूं। कहा जाए कि वह तैरना जानता है, यानी कि उसे तैरना आता है। आता है मतलब कोई आ नहीं रहा है, वह तैरने का तरीका जानता है। ठीक है। फिर अगर कहा जाए कि वह अंग्रेजी बोलना जानता है, यानी कि अंग्रेजी बोलना नहीं, अंग्रेजी बोलने का तरीका जानता है, तो ऐसे कंडीशन में उस इन्फिनेटिव के पहले हम हाउ का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करेंगे? हाउ का प्रयोग करेंगे। हाउ अगर तरीके का बोध हो रहा है तो यहां लिखेंगे, आप देखिए चलाना, तो आप लिखेंगे, देखिए आप इन्फिनेटिव के पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। देखिए यहां पे तरीके का बोध हो रहा है, तो जब तरीके, देखिएगा जब क्रिया से, जब इन्फिनेटिव की क्रिया से तरीके का बोध होता हो, भाई वो चलाना जानती है, कार चलाना जानती है, इसका मतलब यह है कि वह कार चलाने का तरीका जानती है, कार चलाने की विधि जानती है। मैं सवाल हल करना जानता हूं या मुझे सवाल हल करना आता है, मतलब मुझे सवाल हल करने की विधि आती है। मुझे तैरना आता है मतलब मुझे तैरने की विधि आती है। तो यहां लिखेंगे सुनीता नोज हाउ। अब हम लिखेंगे इसको, यानी इन्फिनेटिव से पहले हम क्या लगा देंगे? हाउ। तो यहां हो जाएगा हाउ टू ड्राइव, हाउ टू ड्राइव अ कार। देखिए यहां भी ऑब्जेक्ट है, आप सीधा सीधा ड्राइव अ कार न लिख करके हम क्या लिखेंगे? हाउ टू ड्राइव अ कार। अगर हम इसको चाहें तो जरन से भी बना सकते हैं, हम इसको जरन से भी बना सकते हैं। हम आप अब यहां पे हाउ टू ड्राइव के बजाय आप ये लिख सकते हैं कि ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग अ कार, ऐसे भी हो सकता है। मैं तैरना जानता हूं, यानी कि आई नो हाउ टू स्विम। मैं लिखना जानता हूं, आई नो हाउ टू राइट। वह अंग्रेजी बोलना जानता है, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो हाउ टू स्पीक के बजाय स्पीकिंग भी लिख सकते हैं, हाउ टू राइट के बजाय राइटिंग भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है मुझे यह हल करना सिखाओ, या मुझे यह हल करना सिखाओ, पढ़ाओ, समझाओ। इन तीनों का मतलब क्या है? सवाल हल करना नहीं सिखाना है, बल्कि सवाल हल करने की विधि सिखाना है। समझ में आ रहा है? कहा जाए कि मुझे यह सवाल हल करना बताओ या सिखाओ, तो सवाल हल करने की, हल करना सिखाना नहीं है, बल्कि हमें सवाल हल करने की विधि सिखाना है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे भी वही यूज करेंगे, तो लिखेंगे, देखिए यहां पे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट कौन है ये तो नहीं दिया है, सब्जेक्ट दिया है, कौन सिखाएगा? मुझे यह सवाल हल करना सिखाओ, ये तो मेन वर्ब है, किसको सिखाना है? मुझे। और क्या सिखाना है? क्या सिखाना है? सवाल हल करना सिखाना है। ये आपका देखिएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका मेन वर्ब है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। देखिए जब किसी को कुछ करने के लिए कहा जाए तो वो इंपेरेटिव होता है। यहाँ पे यू छिपा हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट क्या छिपा है? यू, लेकिन हम यू लिखेंगे नहीं, यहाँ शुरुआत होगी वर्ब से, यानी कि हो जाएगा टीच। अगर हो समझाओ, समझाओ हो तो लिखा जाएगा, अगर लिखा हो समझाओ तो क्या लिखेंगे? एक्सप्लेन। अगर यहाँ लिखा हो समझाओ तो क्या लिखेंगे? एक्सप्लेन। अब एक बात बताइए, हमने कहा कि सवाल हल करना नहीं, सवाल हल करने की विधि सिखानी है, हाउ टू। तो यहाँ पे लिखेंगे किसको सिखाना है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, तो टीच मी। अब क्या सिखाना है? सवाल हल करना, तो लिखेंगे, अब देखिए टू सॉल्व नहीं, टू सॉल्व, ये थोड़ा अधूरा रहेगा। मुझे क्या सिखाना है? टू सॉल्व, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, यही तो सिखाना। देखिएगा यही ऑब्जेक्ट है, सुनिएगा, सिखाना क्या है? सवाल हल करना, तो सिखाना यानी देखिए हल करना, हमने लिखा टू सॉल्व। अब क्या, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये देखिएगा हल करना, ऑब्जेक्ट में ये सारे आ रहे हैं, तो अब पहले हम वर्ब को लिखेंगे, यानी इसको और फिर इसको, लेकिन ये देखिएगा ये अधूरा है। सवाल हल करना नहीं, सवाल हल करने की
विधि सिखानी है, तो जहां विधि या तरीके का बोध हो तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, हाउ का यूज करेंगे। समझ में आया। और अगर हम चाहें तो इसको जेरंड से भी बना सकते हैं। हाउ टू सॉल्व के बजाय हम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब जरा देखिएगा अगला सेंटेंस, मैं सोच रहा हूं कि कैसे समस्या का समाधान करूं। मैं सोच रहा हूं कि कैसे समस्या का समाधान करूं। अब देखिएगा कौन सोच रहा है, मैं, आई। आपको यह कौन सा टेंस लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दिख रहा है, लेकिन देखिएगा सोचना यानी कि थिंक, थिंक का प्रयोग हम, थिंक का प्रयोग ये हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं करेंगे। ये सब चीजें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए हैं, इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, हमको यहाँ कुछ और पढ़ना है। फिलहाल सोचना अगर क्रिया है तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो लिखेंगे आई थिंक। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि कैसे समस्या का समाधान करूं। समाधान करना, यही तो सोच रहा हूं कि कैसे समाधान करना है, कि कैसे समस्या का समाधान करूं। समाधान करना क्रिया है। तो लिखेंगे, अब देखिए कैसे लिखा है, कैसे लिखा है तो क्या लिखेंगे, हाउ। और अगर कब लिखा हो तो वेन, ठीक है। क्या लिखा हो तो व्हाट, कहां लिखा हो तो वेयर, ठीक है। किसको लिखा हो तो whom। तो यहां पे लिखेंगे हाउ। और ये टू सॉल्व क्या, द प्रॉब्लम। तो लिखेंगे आई थिंक हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आगे बढ़े बेटा, ऊपर ये नहीं आ रहा है, ये ठीक नहीं रहेगा, ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। मिटा दें इसको। चलिए कुछ सेंटेंस है, इनको भी देखते हैं। ये लिखा है, मैं जानता हूं कि कहां जाना है। कौन जानता है, मैं, आई। वर्ब हमारा क्या है, मेन। मैं जानता हूं, जानना ही क्रिया है, आई नो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यस यस आई, है तो यस यस आई, यस नहीं लगाएंगे। अच्छा, मैं क्या जानता हूं,
कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, इन सब चीजों का कोई बहुत यहाँ पे महत्व नहीं है। कहाँ जाना है, तो देखिए जाना, जाना हमारा वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, कहाँ जाना है ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए पहले इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ। कैसे जाना है, हाउ टू गो। कहाँ जाना है तो क्या लिखेंगे, वेयर टू गो। कब जाना है, वेन टू गो। कैसे जाना है, हाउ टू गो। अब इसको देखिए, मैं सोचता हूं कि क्या करना है, मैं सोचता हूं कि क्या करना है, तो आई थिंक, सोचने के अर्थ में वंडर का भी प्रयोग करते हैं। आप यहाँ वंडर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ वंडर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं सोचता हूं कि क्या करना है, कि क्या करना है, क्या क्या है। तो अब देखिए करने के लिए क्या लिखेंगे, डू, तो लिखेंगे टू डू। लेकिन एक बात बताइए, यहां पे और क्या लिखेंगे, व्हाट। तो आई थिंक व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ठीक है। मुझे बताओ कि कब जाना है, मुझे बताओ कि कब जाना है, तो हो जाएगा टेल मी। टेल, अब किसको बताना है, मुझे। अब क्या बताना है, कब जाना है, तो लिखेंगे वेन टू गो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ वर्ब ऐसे हैं कि इनके बाद जब इंफिनिटिव यूज करते हैं तो उनके साथ ये डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड हैं यानी कि क्वेश्चन वर्ड हैं, इनका यूज भी हम करते हैं उसके पहले। अब इसको हटा दें, कुछ और देखते हैं इसमें। मैं तैरना भूल गया, तैरना भूल गया मतलब मैं तैरने की विधि भूल गया, तो यहां पे लिखेंगे आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें आप समझ गए होंगे कि इसकी, जब इन वर्ब के बाद जब स्थान का बोध हो, वेयर, स्थान के लिए वेयर, समय के लिए वेन, विधि या तरीके के लिए हाउ का यूज इंफिनिटिव के पहले करेंगे। मिटा दें, इसको मिटाते हैं। नाउन के बाद भी, नाउन के बाद भी हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, इसका इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, तो वो नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो जब नाउन को क्वालिफाई करेगा उस रूप में वो किसका वो क्या होगा, उस रूप में वो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। जैसे अगर कहा जाए मैंने यहां लिखा मेरे पास लिखने के लिए कलम है,
अब यहां देखेंगे अगला जो सेंटेंस है मैंने यहां लिखा है, मेरे पास लिखने के लिए कलम है। लिखा है मैंने, मेरे पास लिखने के लिए कलम है। देखिएगा यहां पर लिखा मैंने कि मेरे पास लिखने के लिए कलम है। मेरे पास लिखने के लिए कलम है। पहले तो इसका बनाइए कि मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है तो क्या लिखेंगे? आई हैव अ पेन। लेकिन किस लिए? लिखने के लिए। तो यहां पे आप इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे लिखने के लिए। अच्छा एक बात बताइएगा, कलम लिखने का साधन है। आपको लगता है कि कलम लिखने का साधन है? लिखने का साधन है। तो जब साधन की बात हो, देखिएगा, जब नाउन साधन के रूप में हो, साधन, साधन मतलब क्या है? साधन मतलब लिखने के लिए मार्कर क्या है? साधन है। अगर ये न रहे तो हम इस पर लिख पाएंगे नहीं। तो ये क्या है? लिखने का साधन है। ठीक है। तो उसी तरह से लिखने के लिए कलम क्या है? एक साधन है। तो जब साधन की बात की जाए, देखिएगा, जब वह नाउन साधन के रूप में काम कर रहा हो तो उसके बाद इन्फिनेटिव के बाद कुछ उचित प्रीपोजिशन भी लगाते हैं। अब जैसे लिखने का साधन, तो अब हम आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेरे पास लिखने के लिए कलम है। आई हैव अ पेन, किस लिए? लिखने के लिए। साधन है। अगर वो कलम साधन है तो उसके बाद से इंफिनिटिव का यूज करेंगे तो आप लिखेंगे टू राइट। आई हैव अ पेन टू राइट। लेकिन आप ये तो मान चुके हैं कि लिखने के लिए कलम क्या है? साधन है। तो निर्जीव साधन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन लगाते हैं, वो होता है विथ। निर्जीव साधन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किस प्रीपोजिशन का? विथ। जैसे आई राइट विथ अ पेन, आई राइट विथ अ पेन। उसी तरह से अगर कहा जाए कि अगर हम बोले कि आई कट वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ, मैं एक चाकू से सब्जियां काटता हूं। तो चाकू क्या है? सब्जियां काटने का साधन है। अब आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल, मैं स्कूल बाइसिकल से जाता हूं। तो साइकिल क्या है? स्कूल जाने का एक साधन है। तो वहां पे बाई का यूज किया आपने, बाई बाइसिकल। ठीक है। तो अच्छा, हम घर में रहते हैं तो घर क्या है? रहने का एक साधन है। ठीक है। तो अब यहां देखिएगा, अच्छा, हमारे पास बैठने के लिए कुर्सी है, यानी कि मैंने बैठने के लिए कुर्सी खरीदा। तो कुर्सी क्या है? बैठने का एक साधन है। तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, वी सिट ऑन द चेयर या आई सिट ऑन द चेयर। तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो वही वही प्रीपोजिशन, जैसे यहां पे मैं बोल रहा हूं ना कि मेरे पास लिखने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास, मैं कलम से लिखता हूं, आई राइट विथ अ पेन। तो पेन के बाद से आपने लिखा क्या? टू राइट। आई हैव अ पेन टू राइट। तो इसके बाद से ये साधन जब है तो इसके बाद से उचित प्रीपोजिशन भी लगाना है, यानी कि आप यहां पर क्या लगाएंगे? विथ। समझ में आया? पेन के लिए यानी कि निर्जीव साधन के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे आप? विथ। आप देखिएगा, वह बैठने के लिए कुर्सी खरीदा। कौन कौन खरीदा? वह खरीदा, पास्ट इंडेफिनिट बॉट। अच्छा, क्या खरीदा? एक कुर्सी, अ चेयर। ऑब्जेक्ट लिखा मैंने, लेकिन एक चीज देखिएगा, खरीदा किस लिए? खरीदा बैठने के लिए। अब बताइए, कुर्सी तो बैठने का साधन है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन अ चेयर, वह कुर्सी पर बैठा है। तो कुर्सी के लिए आप क्या लगा रहे हैं? बैठने के लिए ऑन लगा रहे हैं। तो वही ऑन यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव के बाद से भी लगाना है। देखिए, ही बॉट अ चेयर, किस लिए? बैठने के लिए। तो लिखेंगे टू सिट ऑन। देखिए, ये उद्देश्य भी बताता है, आपके पास कलम रखने का उद्देश्य क्या है?
लिखना। कुर्सी खरीदने का उद्देश्य क्या है? बैठना, ठीक है ना। तो टू सिट ऑन। तो एक बात बताएं, यह किसके बारे में बता रहा है? आखिर वो कलम किस लिए है? लिखने के लिए, साधन लिखने का है। तो ये क्या कर रहा है? इसी को क्वालिफाई कर रहा है, यानी इसके बारे में बता रहा है कि कलम किस लिए है? लिखने के लिए। तो ये इसके बारे में बता रहा है। तो जब कोई शब्द किसी नाउन की व्याख्या करे तो वो क्या होता है? जब कोई शब्द किसी नाउन के बारे में कुछ बताए, उसका वर्णन करे, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यानी कि ये हमारा जो इंफिनिटिव है, इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? और एक तरीके से देखा जाए तो ये इस कलम के लिए उद्देश्य भी बता रहा है और इसको ये क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। जब ये पेन का वर्णन कर रहा है कि आखिर हमारे पास कलम किस लिए है? लिखने के लिए। तो ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। अब कह रहा है आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ चेयर टू सिट ऑन। टू सिट ऑन, देखिए इंफिनिटिव के बाद से हमने क्या लिखा? ये साधन है तो ऑन लिखा। हर जगह नहीं लिखेंगे, जब वो साधन नहीं है तो प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे। तो आप देखिएगा ये टू सीट, आखिर ये कुर्सी किस लिए है? बैठने के लिए। तो ये बैठना क्या है? इसके बारे में बता रहा है कि किस लिए कुर्सी? बैठने के लिए। तो ये इसका वर्णन कर रहा है। इसलिए जब नाउन का वर्णन करने वाला, प्रोनाउन का वर्णन करने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, यानी कि इन्फिनिटिव यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे जरा देखिएगा, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। वी हैव नो हाउस। हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, हटा देते हैं। हमारे पास घर नहीं, वी हैव नो हाउस। किस लिए? अच्छा, अगर आपको लिखें कि हम घरों में रहते हैं, हम घरों में रहते हैं, तो वी लिव इन होम्स या हाउसेस, जो भी यूज करें। तो आप जब रहते हैं जहां पे, वो रहने का साधन है ना, तो आप उसके अंदर रहते हैं तो इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो उसी तरह यहां भी साधन के रूप में है। घर क्या है? रहने का साधन है। जैसे अगर कहा जाए कि मैंने एक घर खरीदा, तो खरीदा क्या आपने? घर। यहाँ पे ये साधन के रूप में नहीं है, ऑब्जेक्ट है। रहने का क्या है? और ये खरीदने, मैंने घर खरीदा, तो मैंने क्या खरीदा? घर, वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर ये क्या है? रहने का साधन है। रहने का साधन है। तो रहना एक क्रिया, इसको इंफिनिटिव में बदलेंगे तो लिखेंगे टू लिव। और यहाँ पे एक प्रीपोजिशन यूज करेंगे, क्या? किस प्रीपोजिशन का? इन का प्रयोग करेंगे। यह समझ में आया है? अब जरा याद देखिए, मैंने पहनने के लिए एक शर्ट खरीदा। मैंने पहनने के लिए एक शर्ट खरीदा। देखिएगा, ही बॉट, क्या खरीदा? अ शर्ट। किस लिए खरीदा? पहनने के लिए। तो लिखेंगे टू वियर। अब आप बताइए, यहां भी प्रीपोजिशन होना चाहिए। सुनिएगा, आपने क्या खरीदा? शर्ट खरीदा। देखिएगा, एक चीज सुनिएगा, आप कलम का प्रयोग कर रहे हैं किस लिए? लिखने के लिए, यानी एक दूसरा काम करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे देखिएगा, ये शॉर्ट जो है ना, साधन नहीं है। शॉर्ट साधन के रूप में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन का, जैसे अगर कहा जाए वह एक शर्ट पहना है, वह एक शर्ट पहने हुए, ही इज वेयरिंग अ शर्ट, ही इज वेयरिंग अ शर्ट। यहां कोई प्रीपोजिशन यूज किया? कोई प्रीपोजिशन यूज हुआ? नहीं। ही इज वेयरिंग अ शर्ट, वह एक शर्ट पहने हुए। ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, वह एक रेड शर्ट पहने हुए है। तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन तो यूज किया नहीं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है। इसलिए यहां भी आपको इसलिए समझा रहे हैं कि कहां उसकी जरूरत है, कहां उसकी जरूरत नहीं है। तो ही बॉट अ शर्ट टू वियर, यहां पर प्रीपोजिशन की जरूरत या ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, न कि साधन के रूप में। समझ में आया? क्या खरीदा उसने? शर्ट, ठीक है।
तो पहनने का ये साधन है, इसी को खुद इसी को पहन रहे हैं। यहां पे देखिएगा कलम नहीं, कलम जो है आपके पास वो लिखने का साधन है। तो अब सुनिएगा, ये हम मिटा दें, इसमें एक दो सेंटेंस और देखेंगे। जरा इसको देखिएगा, वह खाने के लिए मुझे कुछ आम दिया। कौन? वह। दिया, पास्ट इंडेफिनिट गेव। किसको दिया? मुझे। क्या दिया? देखिए आपको बिल्कुल सीरियल वाइज लिखना है कि कौन दिया, वह सब्जेक्ट, गेव किसको दिया, मुझे, इनडायरेक्ट क्या दिया, कुछ आम, सम मैंगोज। अब आप बताइए क्यों दिया, खाने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए के लिए, खाने के लिए, तो आप लिखेंगे टू ईट। अब एक बात बताइए, आम क्या है, ऑब्जेक्ट है कि साधन है? आप हमको बताइए। ऑब्जेक्ट है। साधन, अगर साधन होता तो इसके बाद कोई प्रीपोजिशन हम लगाते, लेकिन यहाँ पे ये साधन नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? चलिए अब उसके बाद से देखते हैं, इनको हम मिटा दें, पूरा मिटा दें। चलिए देखते हैं इसको। लिखा है वह लिखने में सुस्त है। कौन? वह। वर्ब यहाँ पे क्या है टू बी वर्ब है, वह सुस्त है यानी कि धीमा है, ठीक है ना। तो ही इज स्लो, ही इज स्लो, ही इज स्लो। स्लो क्या है? धीमा। ये एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बाद से अक्सर हम, एडजेक्टिव के बाद हम अधिकतर, आप भी अधिकतर किसका प्रयोग करेंगे? इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। अगर वर्ब आया है तो किसमें सुस्त है, किसमें धीमा है? लिखने में। तो इनका मतलब नहीं है, यहाँ पे में का कोई मतलब नहीं है। तो ही इज स्लो किस किस काम में? लिखने में। तो हो जाएगा टू राइट। अब आप बताइए ये किसका वर्णन कर रहा है? किसमें सुस्त है? लिखने में सुस्त है। तो ये वर्णन कर रहा है इसका, यानी कि ये इसके बारे में कुछ कह रहा है। तो जो शब्द किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ कह रहा हो, किसी वर्ब के बारे में कुछ कह रहा हो, वो क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है।
तो ही इज स्लो टू राइट। अगला सेंटेंस देखते हैं, रोहन मुझसे मिलकर खुश है। ये कारण भी बताएगा। रोहन खुश है, इज हैप्पी। क्यों खुश है? क्यों खुश है? मिलकर, मुझसे मिलकर। तो आप देखिएगा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद से आप किसको क्या लिखेंगे? इन्फिनेटिव। क्या लिखेंगे? इन्फिनेटिव। अगर वर्ब है तो, अगर वर्ब है तो उसको इन्फिनेटिव के रूप में लिखेंगे। इसके बाद एडजेक्टिव के बाद। तो ही इज हैप्पी टू मीट मी। समझ में आया है? अच्छा, ये बता रहा है किसके बारे में? खुश है। खुश क्यों है? मिलकर। यानी कि ये किसका वर्णन कर रहा है? इस एडजेक्टिव का, एडवर्ब है। जरा देखिएगा, मैं दंडित होकर दुखी हूं। मैं दंडित होकर दुखी हूं। देखिएगा, आई एम सैड। आई एम सैड। क्यों दुखी हूं? दंडित होकर। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है, इन्फिनेटिव ही लिखेंगे। लेकिन एक बात बताइएगा, मैंने दंडित किया है कि मुझे दंडित किया गया है? मुझे किया गया है ना। मैं ऑब्जेक्ट हूं इसका कि सब्जेक्ट? नहीं, मैं दंडित करने की जो क्रिया है, मैं इसका सब्जेक्ट हूं कि ऑब्जेक्ट? मैं इसका ऑब्जेक्ट। अगर मैं सब्जेक्ट हूं, अगर मैं बोलता कि मैं दंडित करके दुखी हूं, दंडित करके, तो आप क्या लिखते? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वहां पे सब्जेक्ट थे, आप खुद ने दंडित, आपने खुद ही दंडित किया। कि कह रहा है कि दंडित होकर, हम दंडित किए नहीं, हमको किया गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तब ये पैसिव वॉइस में बनेगा। तो यानी कि क्या होगा तब? टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आया? तो लिखेंगे टू बी पनिश्ड। समझ में आया है? एक मिनट, ये तो हो गया। दो तीन सेंटेंस और देखेंगे, दो तीन सेंटेंस। थोड़ा ये लंबा हो गया है, लेकिन दो तीन सेंटेंस और देखेंगे जो हमको पढ़ाना है आज की क्लास में, वो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सब एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज एडवर्ब के रूप में किया गया। ठीक है, जब भी एडजेक्टिव के बाद आएगा तो क्या होगा? वो एडवर्ब। अब जैसे देखिए, देखिएगा इधर, हम सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। कौन जाता है? हम, वी। जाते हैं, गो। प्रेजेंट इनडेफिनिट। कहाँ जाते हैं? हम कहाँ जाते हैं? स्कूल। वी गो टू स्कूल। क्यों जाते हैं? सीखने के लिए। सीखना हमारा उद्देश्य है। देखिए, उद्देश्य जब बताना हो तो हम किसका यूज करेंगे? इन्फिनेटिव का। उद्देश्य बताना हो, यानी कि हमारे जाने का उद्देश्य क्या है? सीखना। तो लिखेंगे टू लर्न। वी गो टू स्कूल टू लर्न। अब जरा देखिएगा, अब देखिए कुछ लोग इसको चरण में भी बनाते हैं, यानी कि फॉर लर्निंग भी कुछ लोग लिख देते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब उद्देश्य बताना हो, उद्देश्य और कारण में, उद्देश्य और कारण में बड़ा बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, उसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, जब उद्देश्य बताना हो
उद्देश्य बताना हो तो आप क्या किसका यूज करिए, इन्फिनेटिव का यूज। ठीक है, अब लिखा वो सब्जियां खरीदने बाजार गया, कौन, वह गया, वेंट, कहां गया, टू मार्केट, टू मार्केट, क्या करने, क्यों गया, सब्जियां खरीदने, टू बाय वेजिटेबल्स, क्या चीज, वी वेंट टू मार्केट, क्यों गए, टू बाय वेजिटेबल्स। कुछ लोग यहाँ पे जरंड का भी यूज कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जरंड का यूज करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि जब उद्देश्य बताना हो तो आप इन्फिनेटिव का ही यूज करिए। अब यहाँ पे लिखा है ही वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। जैसे हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, काम क्यों करते हैं, तो मैंने लिखा वी वर्क, किस लिए, पैसे कमाने के लिए, टू अर्न मनी। तो आज एक क्लास लंबा चला, इसमें कुछ और बताना है लेकिन अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।